ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आरआरआर बिहाइंड एंड बियॉन्ड आरआरआर फिल्म पर बनी हुई इस डॉक्यूमेंट्री का रिव्यू मैंने करीब 10 दिन पहले हमारे प्रतीक्ष फिल्म थ्योरी चैनल पर किया था। आपने अगर वो रिव्यू नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखना और इस डॉक्यूमेंट्री को भी आप बिल्कुल भी मिस मत करना। एक डॉक्यूमेंट्री होते हुए भी आपको बहुत सारे इमोशंस के थ्रू होते हुए ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म आपको लेकर के जाएगी और इवन ऐसा एक्सपीरियंस देगी कि इसके समाप्त होने पर आप भी इमोशनल हो जाएंगे कि यार जैसे कोई हमसे कोई बात छूट रही हो। और मैं बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। जब आरआरआर रिलीज हुई थी उस समय रिलीज होने के तुरंत बाद में मतलब रिव्यू वगैरह वो सब तो बातें हमने की ही थी। आरआरआर फिल्म पर तो मैंने पता नहीं 50 के करीब वीडियोस बनाए होंगे मैंने भी गिना नहीं है। बहुत सारी वीडियो जब से आरआरआर फिल्म रिलीज हुई तब से ऑस्कर तक और इवन उसके बाद भी बहुत सारी वीडियोस आरआरआर पर हमने बनाए हुए हैं। पर आरआरआर के रिलीज़ के तुरंत बाद में मैंने कहा था कि हमें आरआरआर 2 चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आरआरआर फिल्म जहाँ पर समाप्त होती है उसके बाद से ही सही मायने में अगर हम देखें तो कोमाराम भीम जी और अल्लूरी सीताराम राजू जी इनका जो संघर्ष है वो सही मायने में वो उसके बाद में ही शुरू होता है। अगर हम आरआरआर फिल्म को देखें तो उसमें कहीं पर भी कोमाराम भीम जी जल जंगल और ज़मीन का नारा देते हुए हमें नहीं दिखाई देते। परंतु कोमाराम भीम जी के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो जल जंगल ज़मीन का नारा देते हुए ही निज़ामों के विरुद्ध उन्होंने युद्ध किया था। और वो जल जंगल ज़मीन का नारा आरआरआर फिल्म के बिल्कुल अंत में वो जो ध्वज है उनके हाथ में जो अल्लूरी सीताराम राजू जी जिस पर जल जंगल ज़मीन लिखते हैं वो ध्वज हमें फिल्म के अंत में कोमाराम भीम जी के हाथों में दिखाई देता है। और अल्लूरी सीताराम राजू जी उन्होंने ब्रिटिशों के विरुद्ध मतलब वे जंगल में ही रहते थे, आदिवासी समाज की सेवा वहाँ पर वे करते थे, सबको ज्ञान दान करते थे। और उसके बाद में पहले उन्होंने संन्यास लिया था, बहुत कम आयु में संन्यास लिया था, कंदमूल आदि खाकर ही उन्होंने अपना जीवन व्यापन किया था। इसके बारे में विस्तार से वीर सावरकर जी ने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है। अल्लूरी सीताराम राजू जी के बारे में मैंने इस पर भी पूरा अलग से वीडियो बनाया था कि वीर सावरकर जी स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने अपनी पुस्तक में अल्लूरी सीताराम राजू जी के बारे में क्या लिखा हुआ है। आपको वो पढ़कर बहुत बहुत आश्चर्य होगा। ये वीडियो आप उसके लिए अवश्य देखना। आपको पूरा मैंने वो पढ़कर बताया हुआ है कि क्या लिखा है। तो अल्लूरी सीताराम राजू जी बहुत कम आयु में उन्होंने संन्यास लिया था, जंगल में ही रहते थे और वहाँ पर कंदमूल आदि खा करके तपस्या उन्होंने की थी और उसके बाद में उन्होंने ब्रिटिशों के विरुद्ध युद्ध पुकारा था। तो एक सन्यासी के भेष में हम अल्लूरी सीताराम राजू जी को आरआरआर फिल्म के बिल्कुल अंत में देखते हैं। हालांकि है फिक्शनाइज कहानी ही उन्होंने एस.एस. राजामौली जी ने बनाई हुई है, परंतु सही मायने में अगर देखें तो जल जंगल ज़मीन का ध्वज कोमाराम भीम जी के हाथों में और सन्यासी के भेष में अल्लूरी सीताराम राजू जी वो हमें फिल्म के अंत में ही दिखाई देते हैं। तो सही मायने में उनके संघर्ष की शुरुआत जो विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध उन्होंने युद्ध किया था कोमाराम भीम जी और अल्लूरी सीताराम राजू जी ने, वो सही मायने में उसकी शुरुआत फिल्म के अंत से आरआरआर का जहाँ पर अंत होता है वहीं से उसकी शुरुआत सही मायने में होती है। और इसी कारण से आरआरआर 2 तो बननी ही चाहिए। ये मैंने तभी कहा था फिल्म रिलीज होने के बाद में। फिर उसके बाद जब आरआरआर ने सब जगह पर जिस प्रकार का क्या कहे सुनामी बॉक्स ऑफिस पर लाई और 1000 करोड़ जब आरआरआर ने पूरे किए थे और वो भी ऐसे समय पर जब देश में कोरोना का ही वो समय था, 50% ऑक्यूपेंसी का नियम था, एक सीट छोड़कर एक सीट पर बैठने का नियम था और ऐसे समय में 1000 करोड़ कमाना, आप कल्पना करिए किस प्रकार का क्रेज था आरआरआर का। जब 1000 करोड़ आरआरआर ने पूरे किए उसके बाद में एक प्रेस मीट रखी गई थी 1000 करोड़ पूरे होने के उपलक्ष्य में, जिसमें एस.एस. राजामौली जी, रामचरण जी, जूनियर एनटीआर जी सामने थे स्टेज पर। उनसे आरआरआर 2 के बारे में प्रश्न पूछा गया तो जूनियर एनटीआर जी ने कहा था कि भाई मुझे तो कल बुलाए तो मैं तुरंत आ जाऊंगा। इसके बाद रामचरण जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे तो यही आश्चर्य हो इस बात की ही बहुत खुशी है कि आरआरआर रिलीज़ हो गई, क्योंकि इतनी बार पोस्टपोन किया गया था ना आरआरआर को। अगर आपको याद होगा तो 2-3 बार फिल्म पोस्टपोन हो चुकी थी। आरआरआर के सामने तो हर बात मतलब प्रतिकूल थी, अनुकूल उसके कुछ भी नहीं था। कोरोना का समय था, 2-3 बार फिल्म पोस्टपोन हो चुकी थी, 50% ऑक्यूपेंसी का नियम था,
कोरोना के कारण लोग घर से बाहर निकलने से भी उस समय कितना डर रहे थे। इन सब बातों के बीच में आरआरआर रिलीज़ हुई थी और फिर भी उसने वो जो कमाल करके दिखाया। हाँ, तो इसी कारण से रामचरण जी ने कहा कि भाई फिल्म रिलीज़ हुई है, इसी बात की मुझे बहुत खुशी है। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि बिल्कुल आरआरआर 2 के लिए अगर होता है तो मैं बहुत उत्सुक हूँ। और एस राजामौली जी से जब उस प्रेस मीट में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि अभी जो हीट जनरेट हुई है ना आरआरआर के कारण मैं तो पहले उसको थोड़ा सा शांत होने देना चाहता हूँ। और एस राजामौली जी के पिताजी, उन्होंने हालांकि उसी समय कहा था, कंफर्म किया था एक प्रकार से आरआरआर 2 को। और अभी जो आरआरआर बिहाइंड एंड बियॉन्ड डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है उसके अंत में आरआरआर 2 को फिर से एक बार कंफर्म किया गया है। एस राजामौली जी के पिताजी वी विजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने स्वयं इस डॉक्यूमेंट्री के अंत में कहा है कि आरआरआर मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म है क्योंकि इसने आरआरआर 2 के लिए रास्ता बना दिया है। तो मतलब फिल्म बन रही है और ऑब्वियसली कहानी वही लिखेंगे। पता नहीं राजामौली जी उसको डायरेक्ट कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि महेश बाबू के साथ में वे जो फिल्म बनाने के लिए जा रहे हैं एक जंगल एडवेंचर टाइप फिल्म होगी, इंडियाना जोन्स के जोनरा की ही। और मुझे विश्वास है कि इंडियाना जोन्स के माध्यम से वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने जिस प्रकार से जो पश्चिमी सभ्यताओं को जिस प्रकार से स्टेरियोटाइप किया है, उनको जितना नकारात्मक रूप में दिखाया है, एक वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, वेस्टर्न कंजर्वेटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई वो फिल्म है। तो यहाँ पर एस राजामौली जी एक भारतीय दृष्टिकोण से सही मायने में उसको उत्तर देंगे इंडियाना जोन्स को, ऐसा मेरा मानना है, मेरा विश्वास है। तो उसको भी 2 पार्ट में वे बनाने वाले हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो अभी तो फिल्म के ऊपर बस शुरुआत होने वाली है 2025 में। तो वो कब पूरी होगी, पहला पार्ट कब रिलीज़ होगा, सेकंड पार्ट कब रिलीज़ होगा, तो मुझे नहीं लगता कि आरआरआर 2 के लिए इतना वेट करना चाहिए। तो शायद एस राजामौली जी के साथ जिन्होंने काम किया हुआ है, उनके कोई असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह जिन पर उन्हें विश्वास हो, उनके साथ में उन्हें ये आरआरआर 2 का अगर प्रोजेक्ट वे सौंप देते हैं तो जल्दी बन पाएगा, ऐसा मुझे लगता है और बनना चाहिए। और जब तक एस राजामौली जी का नाम उसके साथ में नहीं जुड़ा होता तब तक मुझे नहीं लगता कि उस प्रकार का बज़ क्रेज़ बन पाएगा। हालांकि ऑब्वियसली सेकंड पार्ट है आरआरआर का तो लोग देखने के लिए जाएंगे ही, परंतु एस राजामौली जी का नाम जुड़ा हुआ होना बहुत आवश्यक है। भले ही डायरेक्टली डायरेक्टर के रूप में ना हो, परंतु उनका पूरा ध्यान उस प्रोजेक्ट पर होना चाहिए। उसी प्रकार से फिल्म बनी हुई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ऐसा पॉसिबल है, तभी उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री जो अभी रिलीज़ की है उसके एंडिंग में ये सब बातें कही है। अगर करना ही नहीं होता तो उन बातों को ट्रिम किया जा सकता था। और केवल एस राजामौली जी के पिताजी ने ये बात नहीं कही, तो बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री के अंत में जूनियर एनटीआर जी भी थोड़ा सा व्यंगात्मक रूप में ये कह रहे हैं कि आरआरआर 2 के बारे में किसी ने सुना क्या, आपने सुना क्या, तुमने सुना क्या, मुझसे तो कुछ नहीं कहा राजामौली जी ने, किसी ने मतलब इस प्रकार से थोड़ा सा वो हंसी मजाक करते हुए ये बातें कह रहे हैं। तो इसका मतलब कि हो रहा है, कुछ तो होगा। हालांकि एक और फिल्म है 1770 सन्यासी क्रांति पर जो फिल्म बनने जा रही है, उसको अनाउंस किए भी लगभग 1.5-2 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो उसको लेकर के भी मैं बहुत बहुत ज़्यादा उत्सुक था। सबसे ज़्यादा उत्सुकता तो इस बात की थी, आप देखिए आरआरआर के अंत में उसका जो क्लाइमैक्स सीन है, हाँ, अल्लूरी सीताराम राजू जी जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार में हम वहाँ पर हम उन्हें देखते हैं एक सन्यासी की वेशभूषा में, किस प्रकार का वो सीन था, हाँ? पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे उस सीन के समय। तो सोचिए एंडिंग में जस्ट वो कुछ 8-10 मिनट का वो क्लाइमैक्स सीन था, तो आरआरआर 2 में पूरी फिल्म में अल्लूरी सीताराम राजू जी यानी रामचरण जी का पात्र हमें उसी वेशभूषा में भी दिखेंगे, क्योंकि अभी उन्होंने सन्यासी के कपड़े पहन लिए हैं। तो आप सोचिए आरआरआर 2 में कितने सारे इस प्रकार के एक्शन सीक्वेंसेस हमें देखने को मिल सकते हैं जो हमने आरआरआर के एंडिंग में एक बार देखा केवल, बराबर ना। तो आरआरआर 2 के लिए भी मैं इस कारण से ज़्यादा उत्सुक था। और सन्यासी क्रांति 1770 पर जो फिल्म बनने जा रही है उसमें तो ऐसे कितने सारे सीन्स डाल सकते हैं, आप सोचिए ज़रा, क्योंकि सन्यासियों के द्वारा ही वो की गई क्रांति थी विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध, चाहे वो मुगलों के विरुद्ध हो या ब्रिटिशों के विरुद्ध हो। तो वहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे सीन्स डाले जा सकते हैं जैसा हमने आरआरआर के एंडिंग में देखा था, परंतु उसको लेकर के भी अभी तक भी कोई अपडेट नहीं आई है। पता नहीं उस पर काम शुरू हो गया है, नहीं हुआ है। मैं तो बहुत ज़्यादा उत्सुक था जब वो फिल्म अनाउंस हुई थी। एटलीस्ट मतलब कुछ शूटिंग वगैरह के कुछ अपडेट्स हो तो आरआरआर की टीम को इस बारे में कुछ बताना चाहिए,
क्योंकि थोड़ा थोड़ा बीच बीच में अगर फिल्म के बारे में अपडेट आता रहता है ना, तो लोगों के मन में उत्सुकता बनी रहती है और ज़्यादा बढ़ती जाती है फिल्म को लेकर के उत्सुकता। तो अगर किसी को इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो सन्यासी क्रांति फिल्म के बारे में, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में आप अवश्य बताना। वो फिल्म डायरेक्टली एस राजामौली जी डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनके साथ में ही जिन्होंने काम किया हुआ है असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में, वे उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से मुझे लगता है कि RRR 2 को भी उस प्रोजेक्ट को किसी को सौंप देना चाहिए। तो जल्दी जल्दी ये सब प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे, क्योंकि महेश बाबू उनके साथ में जो जंगल एडवेंचर फिल्म बन रही है, एक्शन एडवेंचर ड्रामा, उसके बाद में महाभारत पर भी फिल्म बनाने वाले हैं एस राजामौली जी। उसके बारे में भी इस डॉक्यूमेंट्री में RRR बिहाइंड एंड बियॉन्ड, इस डॉक्यूमेंट्री में एस राजामौली जी ने स्वयं ये बात कही है। मैं अगर आपको पूरा बताऊं उन्होंने क्या कहा है। RRR फॉर मी इज़ वन मोर स्टेप क्लोजर टू रियलाइजिंग माई अल्टीमेट ड्रीम महाभारत। आप सोचिए एस राजामौली जी की विनम्रता आप यहाँ पर देखिए। उन्होंने अभी भी ऐसा नहीं मैं बनाने वाला हूँ, ऐसा बनाऊंगा वैसा बनाऊंगा, सब देखते रह जाएंगे, ये ऐसा मतलब नहीं। आप देखिए, बस मैं एक कदम और आगे बढ़ा हूँ। जो एक मेरा स्वप्न है जीवन का, महाभारत बनाना, जो तो उसके मैं एक कदम और आगे गया हूँ, पास गया हूँ। ये बात उन्होंने कही है, कितनी विनम्रता के साथ में ये बात कही है। आप देखिए, इतना अनुभव, इतनी सफलता, सारी की सारी फिल्में उनकी ब्लॉकबस्टर रही है, फिर भी आज भी वो अहंकार का प्रदर्शन नहीं करे कि यार मैं तो बस ऐसे ही कर दूंगा, बस अभी देख लेना, देखो सबको दिखा दूंगा, ये इससे भी बड़ी ये हो जाएगा, वो हो जाए ना ना ना। अभी भी वो बोलने में विनम्रता है उनकी। तो महेश बाबू के साथ में उनकी शायद 2 पार्ट में फिल्म आने वाली है, फिर महाभारत, तो बहुत लंबा लाइनअप है ऑलरेडी। महाभारत पर भी पता नहीं वे 3 पार्ट में या 4-5 पार्ट में, पता नहीं कितने पार्ट में फिल्म बनेगी। ज़्यादा ना हो, मैं वही अपेक्षा करता हूँ। अधिक से अधिक 2 या 3 पार्ट में हो तो बेटर है, ज़्यादा भी नहीं खींचना चाहिए। पर देखते हैं अभी कैसे वो क्या होता है सब कुछ। पर मैं इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स के लिए, चाहे वो RRR 2 हो या महाभारत हो या महेश बाबू के साथ में उनकी जो फिल्म आने वाली है, भाई मतलब ये कुछ बहुत ज़्यादा गजब होने वाला है, बहुत बहुत ज़्यादा। और इन प्रोजेक्ट्स को लेकर के हम बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं, इतनी बात तो है। और एक बात जो मुझे थोड़ी सी पसंद नहीं आई, प्रियंका चोपड़ा को लेकर के जो बात कही जा रही है, महेश बाबू के साथ में फिल्म में जो प्रियंका चोपड़ा को वो शायद ले रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। पता नहीं, मतलब ठीक है, आलिया भट्ट की तरह कोई छोटा मोटा इधर उधर रोल हो तो उतना तो झेल लेंगे हम फिल्म में, पर बिल्कुल भी इच्छा नहीं है प्रियंका चोपड़ा को। मैं सच कह रहा हूँ, नहीं है इच्छा देखने की। क्या कारण हो सकता है, मतलब कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि प्रियंका चोपड़ा को बहुत लोग जानते हैं बाहर। ठीक है, कुछ इधर उधर कुछ टॉक शोज वगैरह में प्रियंका चोपड़ा का जाना, या कुछ 2-3 फालतू सी कुछ ऐसी हॉलीवुड की फिल्में की हुई है, इतनी वाहियात और इतनी फालतू फिल्में हैं वो, ठीक है, जानता भी हो प्रियंका चोपड़ा को एक नाम के रूप में जस्ट, पर ना, भारत में प्रियंका चोपड़ा को लेकर कुछ बहुत लोगों को प्रसन्नता, या वो बहुत उत्सुक हो गए हैं, या उस कारण से लोग देखने के लिए जाएंगे, ऐसा मुझे तो कम से कम नहीं लगता। और ना ही कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर प्रियंका चोपड़ा के नाम के कारण कुछ बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा भी मुझे नहीं लगता है। अभी भी देखना चाहिए एस राजामौली जी को, अगर वे किसी और एक्ट्रेस को ले सके तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पर ठीक है, अगर फाइनलाइज हो भी गया है तो भी भाई एस राजामौली जी का कंटेंट वो सबसे बड़ी बात है। जिस विजन के साथ में, जिस दृष्टिकोण के साथ में वो सब बातों को प्रस्तुत करते हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी कोई छोटा मोटा रोल हो भी आलिया भट्ट का जैसा RRR में था, तो वो बातें वैसे भी कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती है। परंतु पुष्पा 2 ने ये बात सिद्ध करके दिखाई है कि कोई आवश्यकता नहीं, कोई चेहरा ये हो, कोई चेहरा वो हो। पुष्पा 2 में तो किसी बॉलीवुड का कोई भी दूर दूर तक भी नहीं था, कोई चेहरा नहीं था। फिल्म में तो नहीं ही था, परंतु फिल्म के प्रमोशन के लिए भी जो एक ट्रेडिशनल रास्ता चुना जाता है ना बहुत सारे फिल्म मेकर्स के द्वारा, इस शो पर जाएंगे, इस कॉमेडी शो पर जाएंगे, इस रियलिटी शो में जाएंगे, वहाँ पर थोड़ा प्रमोशन, कुछ नहीं। इवन बिहार में, पटना में या अलग अलग जगह पर जो प्रमोशनल इवेंट्स हुए, उनमें भी किसी बॉलीवुड के एक्टर को नहीं बुलाया था। तो ये बात मेरी हृदय से इच्छा है कि एस राजामौली जी भी ऐसा, मतलब भाई उनकी फिल्म में एस राजामौली जी का जो कद है वो बहुत बड़ा है। बाहुबली हो, बाहुबली 2 हो, RRR हो, बहुत बड़ा कद है। बस प्रार्थना ये है कि वे ना ले बॉलीवुड को, या कोई आवश्यकता नहीं है उनके कारण कोई प्रमोशन होता है या उनके कारण लोग कोई देखने के लिए आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
जस्ट ये मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। बाकी तो सब बढ़िया है, मैं बहुत उत्सुक हूँ इन सभी फिल्मों को लेकर के। बाकी दोस्तों RRR 2 हो, सन्यासी क्रांति 1770 फिल्म हो, या फिर महाभारत हो, महेश बाबू के साथ में आने वाली जो फिल्म है, इतनी सारी जो फिल्में हैं जो अनाउंस हो चुकी है, ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है, इनको लेकर के आपके विचार क्या है? इनमें से किस फिल्म के लिए आप सबसे ज़्यादा उत्सुक हैं? मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।